क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं और अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल है। ख्वाजा बिलाल ने एक अपना बयान जारी करते हुए AIMIM हैदराबाद पार्लियामेंट MP असदुद्दीन ओवैसी को अपनी तनकीद का निशाना बनाया और ये कहा कि असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र जाकर इलेक्शन लड़ रहे हैं और वहां पर रैलीज निकाल रहे हैं। क्यों नहीं असदुद्दीन ओवैसी गोशा महल के BJP MLA राजा सिंह के खिलाफ कोई रैली निकालते, और अब तक असदुद्दीन ओवैसी ने गोशा महल से अपना कैंडिडेट क्यों नहीं ठहराया, ये ख्वाजा बिलाल ने सवाल किया है। और महाराष्ट्र की आवाम को ये कहा कि जब ये क़यादत आपके पास आएगी तो इनसे ये सवाल जरूर करें कि गोशा महल से ये कैंडिडेट क्यों नहीं ठहराते। आइए सुनते हैं ख्वाजा बिलाल ने और क्या कहा। अब इस मरतबा MIM को बहुत तकलीफ हो गई नागपुर में कि कैसे तुम BJP वाले को हरा दिए, MIM कांग्रेस वाले को जिता दिए, लिहाजा इस मरतबा नागपुर से MIM ने अपने कैंडिडेट को डिक्लेयर कर दिया। औरंगाबाद से एक रैली निकली जो मुंबई तक गई। BJP चाहती थी कि वो रैली वहां से निकले और हिंदुओं को इस बात का डर महसूस हो कि मुसलमान बड़ी ताकत में बाहर आ रहे हैं। रेड कारपेट वेलकम हुआ, टोल गेट्स फ्री छोड़ दिए गए, बॉम्बे की सड़कों का ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया और इस रैली का इस्तकबाल किया गया। क्या आपने कभी हैदराबाद के अंदर उस राजा सिंह के खिलाफ रैली निकाला? क्या राजा सिंह का घर, वो तो औरंगाबाद से मुंबई बहुत दूर है, अरे राजा सिंह का घर दारुसलाम से कितनी दूर है, ठहर के पेशाब करे तो पेशाब तक जाता उसके घर तक। अरे महाराष्ट्र वालों, ये क़यादत जब तुम्हारे पास आएगी तो इनसे सवाल करना, इनसे पूछना कि आप गोशा महल क्यों नहीं लड़ाते। गोशा महल में दारुसलाम आता है, जो गोशा महल के अंदर MIM के 2 कॉरपोरेटर हैं। गोशा महल के अंदर 80,000 से ज्यादा मुसलमानों के वोट्स है। गोशा महल के अंदर वहां पर हजारों की तादाद में MIM के इफ्तिदाई और वहां के एक मजबूत वर्कर्स गोशा महल के अंदर है। लेकिन इसके बावजूद भी गोशा महल नहीं लड़ाते हैं, तो नहीं लड़ाने का क्या मतलब? और गोशा महल का MLA कौन है? वो मलून T राजा सिंह, वो गोशा महल का MLA है। पूरे हिंदुस्तान में आप फिर फिर के कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को रोकने आए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा मलून, एक गुस्ताख रसूल जो बार बार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है। मुबारक हो महाराष्ट्र वालों, तुम्हारे पास की जो आने वाली क़यादत है ये राजा सिंह को रोकने की कोशिश नहीं करते, लेकिन अबू आसिम आजमी के खिलाफ अपना कैंडिडेट डालते हैं। ये यहां पर राजा सिंह को रोकने का काम नहीं करते, लेकिन जितेंद्र अवध को मुमरा से हराने की बात करते हैं। अरे आप करनूल जाके MA गफ्फार को हराने के लिए कैंडिडेट डालते, आपको तेलंगाना के अंदर अजहरुद्दीन पसंद नहीं आता, आपको तेलंगाना के अंदर आमिर शकील पसंद नहीं आता, आपको तेलंगाना के अंदर फेरोज खान पसंद नहीं आता, आपको तेलंगाना के अंदर फरद खान पसंद नहीं आता, आपको तेलंगाना के अंदर शेख अकबर पसंद नहीं आता। अरे ये मुसलमाना है जो मुसलमानों की लीडरशिप को खत्म करने का काम आप करते हैं। मुसलमानों, सबसे पहले इस मुगालते से बाहर आ जाओ कि तुम्हारी लड़ाई सिर्फ मुसलमान लड़ रहे हैं। इस मुगालते से बाहर आना हम मुसलमानों की जरूरत है। आप जानते हैं एहसान जाफरी का मुकदमा लड़ने वाला कोई मुसलमान एडवोकेट नहीं था। एक 7 साल की बच्ची का रेप और मर्डर हुआ, उसका मुकदमा लड़ने वाला कोई मुस्लिम बैरिस्टर वकील नहीं था। पहली मर्तबा रात के 2 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलाकर याकूब मेमन की आखिरी अर्जी डालने वाला कोई मुसलमान नहीं था। हमको अपने हिंदू भाइयों का साथ लेके उनके साथ मिलकर उनको जिताने के लिए भी काम करना पड़ेगा, साथ ही साथ अबू आसिम को जिताने के लिए काम करना पड़ेगा, तो जितेंद्र अवध को भी जिताने के लिए काम करना पड़ेगा, छोलापुर से रोटे को भी जिताने का काम करना पड़ेगा, औरंगाबाद से भी जिताने का काम करना पड़ेगा। जहां तेलंगाना, जहां मजबूत किला है वहां नहीं लड़ते, बिहार जाके वहां पर 50 सीटें लड़ते, उत्तर प्रदेश जाके वहां पर 100 सीटें लड़ेंगे, लेकिन तेलंगाना में ये हिमाकत नहीं करेंगे। ये सब महाराष्ट्र में MIM ने अपने 16 उम्मीदवारों का नॉमिनेशन डिक्लेयर हुआ है। नॉमिनेशंस वो लोग डाल चुके हैं, कैंडिडेट्स की लिस्ट आ चुकी है। अब मैं महाराष्ट्र के मुतालिक मैं नहीं समझता कि एक वीडियो में बोला जा सकता है। महाराष्ट्र को बोलने के लिए एक तवील गुफ्तगू की ज़रूरत है।
बस शुरुआत करते हैं नागपुर से। नागपुर में नितिन रावत जो एक कांग्रेस के एमएलए है जिसने पिछली मर्तबा 86,821 वोट्स उन्होंने हासिल किया, और बीजेपी वाला, देखिए नागपुर से मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ दिया। मैं बहुत से नागपुर वालों का इस वीडियो में नाम ले सकता हूं जिन लोगों ने, शोएब खान एडवोकेट है, जावेद साहब है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो कांग्रेस के लिए नागपुर में अंदर काम करते हैं, कांग्रेस के लिए, जो कांग्रेस में वहाँ पे बीजेपी को हराने का काम करते हैं। अब पिछली बार जो बीजेपी वाला नागपुर से हारा वो 18-20 हज़ार वोटों से कुछ हारा था, लेकिन अब इस मरतबा एमआईएम को बहुत तकलीफ हो गई नागपुर में कि कैसे तुम बीजेपी वाले को हरा दिए, एमआईएम कांग्रेस वाले को जिता दिए। लिहाजा इस मरतबा नागपुर से एमआईएम ने अपने कैंडिडेट को डिक्लेयर कर दिया। होगा क्या? होगा ये कि जो मुसलमान कांग्रेस का साथ दे रहे थे नागपुर के अंदर बीजेपी को हराने के लिए, अब वहां पर एक मुस्लिम कैंडिडेट आएगा, एक मुस्लिम पार्टी का कैंडिडेट आएगा और साफ वहां पर तकरीर करेंगे। मुसलमान एक तरफा एमआईएम के साथ जाएंगे, बीजेपी जीत के आ जाएगी, कांग्रेस हारेगी। मैं शुरू से यही बात कहता हूं। देखिए तेलंगाना में आप इलेक्शन लड़ते हैं, कितने सीटों पे आप तेलंगाना में इलेक्शन लड़ते हैं? 7, जुबली हिल्स 8, राजेंद्र नगर 9 सीटों से ज्यादा तेलंगाना में। तेलंगाना जहां पर 50 साल से आपकी क़यादत है, ये वो तेलंगाना जहां पर आपके 50 कॉरपोरेटर है, ये वो तेलंगाना जहां पर आपकी क़यादत को मजबूत खिला माना जाता, ये वो तेलंगाना जहां पर आपके क़यादत की कई शाखें गड़ी हुई है, ये वो तेलंगाना जिसके अंदर आपके हजारों लाखों वर्कर्स हैं। यहां पर आप इलेक्शन नहीं लड़ते, लेकिन महाराष्ट्र जाके आप वहां पर पिछली बार 24, इस मरतबा 16, ये बात समझ में नहीं आती। और नागपुर के अंदर अब होगा क्या? इलेक्शन होगा। अब इलेक्शन होते ही नागपुर के अंदर मुसलमान एक तरफा जाएंगे, कांग्रेस को हराएंगे, बीजेपी को जिता के लाएंगे। साहब का यही मंसूबा है, बस यही मंसूबे के अंदर कामयाब होंगे। अब रही बात वर्सोवा की, वर्सोवा में बीजेपी वाला बाल बाल जीत गया। कैसा जीता? 6000 वोटों से जीता कांग्रेस के साथ। ये वाजे कर दूं कि देखिए कांग्रेस को सिर्फ ना ही एक कम्युनिटी बल्कि कांग्रेस को मुसलमान भी वोट देते हैं और मुसलमान कांग्रेस को कामयाब करने में कांग्रेस का साथ देते हैं। अब हुआ ये कि पिछली मर्तबा बीजेपी वाला बाल बाल जीता। साहब को बहुत तकलीफ हो गई कि कैसा बीजेपी वाला बाल बाल जीता भाई, उसको तो पक्की जीत की रास्ता उसका साफ होना चाहिए। कैसे कांग्रेस वाला वहां पर जो इतनी मेहनत करके मुसलमानों के वोट ले रहा। लिहाजा वर्सोवा में साहब अपना एक कैंडिडेट डाल दिए। अब वो कैंडिडेट डाल दिए, रईस लश्करिया नाम है उसका, उसको लाके वहां डाल दिया। अब होगा क्या? देखिए जो कांग्रेस वाला बीजेपी को हराने की जो टक्कर दे रहा था, जो कोशिश कर रहा था, अब आपके रईस लश्करिया साहब करेंगे ये कि वहां पर इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन लड़के साहब की जज्बाती तकरीर होंगी, छोटे साहब की एक खुनखुने की जबरदस्त तकरीर होगी, बेहतरीन लहजे में मुसलमानों को जो है जज्बात में लाया जाएगा। मुसलमान कांग्रेस का दामन छोड़कर मुसलमान वर्सोवा में एमआईएम के कैंडिडेट के साथ जाएंगे। तो उससे होगा ये कि बीजेपी को जो जीतने का रास्ता है वो साफ होगा। अब मैं तीसरी बात करूंगा शोलापुर की। शोलापुर के मुतालिक अगर देखा जाए तो शोलापुर के अंदर मुसलमानों की तादाद 1 लाख है। मुसलमान, शोलापुर सेंट्रल की बात कर रहा हूं। शोलापुर सेंट्रल में मुसलमानों की तादाद 1 लाख है। वहां पर यह चौथा इलेक्शन होगा जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां पर इलेक्शन लड़ेगी। जब भी वहां पर कांग्रेस के साथ लड़ाई होती, मोहतरमा परिणीति शिंदे ताई जिसको कहते हैं, ताई वहां से इलेक्शन जीती थी। इस मरतबा ताई लोकसभा को चले गई है, यानी एमपी जीत गई है, तो लिहाजा वो सीट खाली हुई है, वहां पर किसी और को टिकट दिया गया है। अब होगा क्या? अब लड़ाई होगी, मुसलमानों के वोट को खींचने की कोशिश एमआईएम शोलापुर सेंट्रल में करेगी, जिससे मुसलमानों के वोट शोलापुर में एमआईएम के खाते में कुछ वोट आएंगे, तो बीजेपी वाला वहां से जीतेगा, कांग्रेस वाला वहां से हारेगा। ये एमआईएम तो 3 बार हारी, ये चौथी बार भी हारेगी, लेकिन बीजेपी को जिताने का जो काम है वो शोलापुर में किया जाएगा। ऐसे कई कॉन्स्टिट्यूंसीज है, 16 जो इस मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 16 उम्मीदवारों को डाला। अब वहां पर अगर देखूं तो ऐसे कई कॉन्स्टिट्यूंसीज है जिसके अंदर मुसलमानों की तादाद 80,000 से कम है। अब मेरा यही सवाल है कि आपकी क़यादत
कौन सी क़यादत? ये तेलंगाना के अंदर, आप जब तेलंगाना में आते हैं तो तेलंगाना जहां पर 50 साल से आपका एमपी है, जहां 50 साल से आपके एमएलए है, जहां पे 50 से ज्यादा आपके कॉरपोरेटर है, जो तेलंगाना के अंदर आप कई मर्तबा अपना मेयर कायम करें, यहां पर आप 8 और 9 सीटों से बढ़ के नहीं लड़ाते, लेकिन जब आप महाराष्ट्र 2019 में लड़ते हैं तो आप 24 सीटें लड़ते हैं, और इस मर्तबा तेलंगाना की, इस मर्तबा महाराष्ट्र के अंदर आप 16 सीटें लड़ते हैं। तो बताइए इसका क्या मतलब निकाला जाए? अरे जहां तेलंगाना, जहां मजबूत किला है, वहां नहीं लड़ते, बिहार जाके वहां पर 50 सीटें लड़ते, उत्तर प्रदेश जाके वहां पर 100 सीटें लड़ेंगे, लेकिन तेलंगाना में ये हिमाकत नहीं करेंगे। ये सब छोड़ दीजिए, ऐसे कई सीट्स है जहां पर गोशा महल से ज्यादा, देखिए गोशा महल में 80,000 मुसलमान हैं। अरे महाराष्ट्र वालों, ये क़यादत जब तुम्हारे पास आएगी तो इनसे सवाल करना, इनसे पूछना कि आप गोशा महल क्यों नहीं लड़ाते। गोशा महल में दारुस्सलाम आता है, जो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का सियासी मरकज कहलाया जाता, वो गोशा महल, दारुस्सलाम गोशा महल के अंदर आता है। गोशा महल के अंदर एमआईएम के 2 कॉरपोरेटर हैं। गोशा महल के अंदर 80,000 से ज्यादा मुसलमानों के वोट्स है। गोशा महल के अंदर वहां पर हजारों की तादाद में एमआईएम के इफ्तिदाई और वहां के एक मजबूत वर्कर्स गोशा महल के अंदर है। लेकिन इसके बावजूद भी गोशा महल नहीं लड़ाते हैं, तो नहीं लड़ाने का क्या मतलब? और गोशा महल का एमएलए कौन है? वो मलून टी राजा सिंह, वो गोशा महल का एमएलए है। पूरे हिंदुस्तान में आप फिर फिर के कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को रोकने आए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा मलून, एक गुस्ताख रसूल जो बार बार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है। मुबारक हो महाराष्ट्र वालों, तुम्हारे पास की जो आने वाली क़यादत है, ये राजा सिंह को रोकने की कोशिश नहीं करते, लेकिन अबू आसिम आजमी के खिलाफ अपना कैंडिडेट डालते हैं। ये यहां पर राजा सिंह को रोकने का काम नहीं करते, लेकिन जितेंद्र अवध को मुमरा से हराने की बात करते हैं। अरे जितेंद्र अवध को मैं बदनसीब कहूंगा कि जितेंद्र अवध को हिंदू मुसलमान कहता है, मुसलमान हिंदू कहता है। बेचारा जितेंद्र अवध दिन और रात मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर काम करता है, उसके खिलाफ लेके जाके आप अपना कैंडिडेट मुमरा से डाल देते हैं और कहते हैं कि यहां पर एमआईएम को जिताने का काम करेंगे। मुसलमानों, जितेंद्र अवध का जब नाम आया है तो मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। मुसलमानों, सबसे पहले इस मुगालते से बाहर आ जाओ कि तुम्हारी लड़ाई सिर्फ मुसलमान लड़ रहे। इस मुगालते से बाहर आना हम मुसलमानों की जरूरत है। आप जानते हैं एहसान जाफरी का मुकदमा लड़ने वाला कोई मुसलमान एडवोकेट नहीं था। क्या आप जानते हैं एक 7 साल की हमारी बच्ची जो कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, जिसका नाम आसिफा था, एक 7 साल की बच्ची का रेप और मर्डर हुआ, उसका मुकदमा लड़ने वाला कोई मुस्लिम बैरिस्टर वकील नहीं था। क्या आप जानते हैं हिंदुस्तान की तारीख में पहली मर्तबा रात के 2 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलाकर याकूब मेमन की आखिरी अर्जी डालने वाला कोई मुसलमान नहीं था? क्या आप जानते हैं ट्रिपल तलाक पर राज्यसभा के अंदर बिल को रोकने का काम किसने किया? उसके अंदर कोई मुसलमान नहीं था, उसके अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे था। क्या आप जानते हैं एनआरसी के वक्त लोकसभा और राज्यसभा के अंदर अपनी ताकत बताकर बिल को रोकने का काम करने वाले कोई मुसलमान नहीं थे? ये जो मुसलमान जो अपना बिल का ड्रामा करे, ये तो पेपर फाड़ के निकल गए, लेकिन ताकत का मुजाहरा करने वाले मुस्लिम एमपी से ज्यादा वहां पर हमारे हिंदू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जो मुसलमानों के लिए पार्लियामेंट के अंदर लड़ते हैं। क्या आप जानते हैं अतीक अहमद और अशरफ अहमद का मुकदमा लड़ने वाला कोई मुसलमान वकील नहीं था? क्या आप जानते हैं कि आजम खान, अब्दुल्ला आजम खान और उनकी वालिदा का मुकदमा लड़ने वाला कोई मुस्लिम एडवोकेट नहीं था? तो आप क्या जानते हैं कि जेएनयू के अंदर जब रात के 2 बजे वहां पर लाठियां बरसाई गई, पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर अगर किसी लड़कों ने लाठियां खाकर अगर वहां पर जो है
हमारे बच्चों के लिए, उमर खालिद के लिए जिसने लड़ा, क्या वहाँ वो उमर खालिद की गिरफ्तारी के खिलाफ कोई आवाज़ उठाने वाला कोई मुसलमान नहीं था? क्या हमको ज़रूरत नहीं है ऐसे मुसलमानों का साथ देने की? क्या हमको ज़रूरत नहीं है कि ऐसे गैर मुस्लिम भाइयों का साथ देने की? क्या हमको ऐसे मुस्लिम भाइयों की, हमारी कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए क्या हमको इसकी ज़रूरत नहीं है? क्या हम सिर्फ एक ही नारे में मुगालते में रहेंगे कि मुसलमान ही है हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं? नहीं, मुसलमानों से ज्यादा मुसलमानों की अगर कोई हिंदुस्तान की पार्लियामेंट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या लोअर कोर्ट्स हो या हाई कोर्ट्स हो, वहां पर अगर जो मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहे हैं वो आपके मुस्लिम एडवोकेट्स नहीं है, वहां पर आपके मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, वहां पर लड़ने वाले आपके गैर मुस्लिम भाइयां हैं, जिसके अंदर जितेंद्र अवध है, जिसके अंदर शोलापुर का कैंडिडेट है, जिसके अंदर ऐसे कई हमारे हिंदू भाई है। क्या जितेंद्र अवध की तारीख कोई जानते हैं? जितेंद्र अवध रात और दिन मुसलमान कम्युनिटी के बीच में रह के काम करने वाला है। जितेंद्र अवध का मकान ऐसी जगह है जो मुसलमानों के घरों के बीच में जो है वो रहने वाला कैंडिडेट है, जो 2 मरतबा एमएलसी 3 मरतबा एमएलए रहा, उसके खिलाफ में आप कैंडिडेट डालते हैं। अबू आसिम आजमी, बताइए अबू आसिम आजमी से क्या नफरत है आपको? आप अबू आसिम आजमी को हराने के लिए कैंडिडेट डालते, आप करनूल जाके एम ए गफ्फार को हराने के लिए कैंडिडेट डालते, आपको तेलंगाना के अंदर अजहरुद्दीन पसंद नहीं आता, आपको तेलंगाना के अंदर आमिर शकील पसंद नहीं आता, आपको तेलंगाना के अंदर फेरोज खान पसंद नहीं आता, आपको तेलंगाना के अंदर फरद खान पसंद नहीं आता, आपको तेलंगाना के अंदर शेख अकबर पसंद नहीं आता। अरे ये मुसलमाना है जो मुसलमानों की लीडरशिप को खत्म करने का काम आप करते हैं। आप बिहार जाकर वहां पर मुजाहिद आलम को हराने के लिए कैंडिडेट डालते हैं, आप बिहार जाकर अहमद जावेद को हराने के लिए कैंडिडेट डालते हैं, आप कर्नाटक जाकर तनवीर अहमद को हराने के लिए कैंडिडेट डालते हैं, लेकिन आप राजा सिंह के खिलाफ अपना कैंडिडेट नहीं डालते। वही राजा सिंह, परसों हाल ही में मैं देख रहा था, एक रैली निकली, औरंगाबाद से एक रैली निकली जो मुंबई तक गई। अरे बहुत अच्छा किए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ एक बहुत प्यारा मुजाहरा था। लेकिन बताओ, अगर क्या हुकूमत चाहती तो क्या वो रैली को नहीं रोक सकती थी? अरे अगर हुकूमत चाह ले तो मैं कह दूं कि वो औरंगाबाद चौरस्ता क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन बीजेपी चाहती थी कि वो रैली वहां से निकले ताकि हिंदू मुसलमानों के अंदर एक तफरका पैदा हो और हिंदुओं को इस बात का डर महसूस हो कि मुसलमान बड़ी ताकत में बाहर आ रहे हैं। इसलिए बीजेपी में रेड कारपेट वेलकम हुआ, टोल गेट्स फ्री छोड़ दिए गए, बॉम्बे की सड़कों का ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया और इस रैली का इस्तकबाल किया गया। अगर मैं पूछना चाहता हूं कि अगर एकनाथ शिंदे उस रैली को रोकना चाहते, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर या बीजेपी वाले अगर उस रैली को रोकना चाहते तो क्या वो नहीं रोकते? अच्छा ठीक है, आप वहां रैली निकालते हैं, क्या आपने कभी हैदराबाद के अंदर उस राजा सिंह के खिलाफ रैली निकाला? क्या राजा सिंह का घर, वो तो औरंगाबाद से मुंबई बहुत दूर है, अरे राजा सिंह का घर दारुसलाम से कितनी दूर है? ठहर के पेशाब करे तो पेशाब तक जाता उसके घर तक, उतनी करीब उसका घर है, दारुसलाम के करीब है उसका घर। आप कभी दारुसलाम से उसके घर तक जाने का, एहतजाज करने का मंसूबा बनाए? जो नौजवान बच्चे राजा सिंह के खिलाफ सड़कों पे उतरे थे, पुलिस की लाठियां बरसाई गई उनके ऊपर, आप खामोशी इख्तियार करें। राजा सिंह के खिलाफ जब उसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, मैं ऐसे कई नौजवानों को जानता हूं जो रात रात भर पुलिस वाले दरवाजे तोड़कर उनको घरों से निकाल के मारे पुलिस वाले, लेकिन उस पर भी आपकी खामोशी थी। बताइए, अब महाराष्ट्र जाते हैं और महाराष्ट्र के अंदर मुस्लिम क़यादत को खत्म करने का एक काम करते हैं। महाराष्ट्र के मुसलमानों, याद रखो, ये क़यादत 50 साल से हमारे पास है, लेकिन इसके बावजूद भी, इस क़यादत के रहने के बावजूद हमारी वफ़ की जायदादें लुट गई, तबाह हो गई, हमारी वफ़ की जायदादें बर्बाद हो गई, हमारी वफ़ की जायदादें कब्जे हो गई। पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे ज़्यादा वफ़ की जायदादें कहीं लूटी तो वो तेलंगाना के अंदर लूटी, वो हैदराबाद के अंदर लूटी। मुबारक हो, हमारी क़यादत होते हुए, हमारी क़यादत की ताकत मौजूद होते हुए हमारी 1200 एकड़ ज़मीन GMR के नाम पर लुट गई, हमारी कई हज़ारों करोड़ों की ज़मीन, हमारी वफ़ की जायदादें हमारी लुट गई।
तबाह हो गई। लेकिन मुबारक हो महाराष्ट्र वालों, अब ये लोग आएंगे तो तुम्हारी वफ की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करने में तुम अपने वोटों का सही इस्तेमाल करो, ताकि तुम्हारे वोट, देखो ये इलेक्शन कोई एक दो एमएलए जिताने का इलेक्शन नहीं है। इस इलेक्शन के अंदर आप एक दो एमएलए जिताएंगे तो इसके मतलब ये नहीं है कि अपलिफ्टमेंट ऑफ कम्युनिटी हो। मुसलमानों, हुकूमत में हिस्सेदारी अपनी बनाओ, हुकूमत के अंदर अपने आप, यानी जो शख्स चीफ मिनिस्टर बने उसको इस बात का एहसास हो कि ये मुसलमानों के वोटों से वो चीफ मिनिस्टर बना, ताकि मुसलमानों के वोटों की अहमियत हो। हमारे तेलंगाना के अंदर, हमारे शहर तेलंगाना, हमारे तेलंगाना स्टेट के अंदर मुसलमानों ने एक बहुत बड़ी गलती की थी। मुस्लिम क़यादत कांग्रेस के ख़िलाफ़ अपने वोट का इस्तेमाल करने की ऐलान किया था, उलमाओं ऐलान किए थे। आज हमारे पास हुकूमत तेलंगाना में कांग्रेस की बन गई, ऐलान आपका रद्द हो गया। लेकिन आज मुसलमानों की तेलंगाना के अंदर कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि ज़ेर इख्तिदार लोगों को इस बात का एहसास है कि मुस्लिम लीडरशिप तो मेरे खिलाफ थी, मुसलमान तो मेरे खिलाफ अपने वोटों का इस्तेमाल किया, इसलिए आज हमारी कोई अहमियत नहीं है, इसलिए आज हमारा कोई मिनिस्टर नहीं है, इसलिए आज हमारा कोई एमएलए नहीं है कांग्रेस पार्टी के अंदर। ये गलती महाराष्ट्र वालों तुम ना करो, तुम इस मुस्लिम क़यादत की बात में ना आओ, तुम अपनी तबाही ना करो, वरना याद रखो आने वाली नस्ल को हम जवाब देने के काबिल नहीं रहेंगे। अगर हम इस मुकालते में रहेंगे कि हमारी लड़ाई सिर्फ मुसलमान लड़ रहे हैं, तो ये हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। हमको अपने हिंदू भाइयों का साथ लेके उनके साथ मिलकर उनको जिताने के लिए भी काम करना पड़ेगा, साथ ही साथ अबू आसिम को जिताने के लिए काम करना पड़ेगा, तो जितेंद्र अवध को भी जिताने के लिए काम करना पड़ेगा, छोलापुर से रोटे को भी जिताने का काम करना पड़ेगा, औरंगाबाद से भी जिताने का काम करना पड़ेगा। यकीनन ये तमाम के ऊपर एक तवील गुफ्तगू की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं। और सर्विसेज फ्री प्रोफाइल एवेल्युएशन, स्पॉट लिस्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज बेस्ड इन एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, वीजा मॉक एंड गाइडेंस, फ्री काउंसलिंग एंड एडमिशंस एंड अकोमोडेशन असिस्टेंस। हमारा पता मातृश्री अपार्टमेंट अपोजिट जोडियो, बशीरबाग रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9581987528। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।